नहीं मेरे भी या फिर ये वाला काम नंबर से फाइल यार मम्मा को दे दिया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। जी, आज हम पढ़ेंगे डेल्टन मेथड, पेज नंबर 778 in your book. I drop the message in chat also, page number. हाँ जी, आप पेज नंबर निकालिए। निकाल लिया मैम। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आज हम डेल्टन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, पेज नंबर 778। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। 778। मैम कितना पेज नंबर बोला आपने? 778। 778. What does the Dalton method mean? Describe the Dalton method in detail. हाँ जी, shall I start? करें स्टार्ट? यस मैम। देखिए, हम टीचिंग मेथड्स कर रहे हैं काफी दिनों से, तो डेल्टन मेथड भी एक टीचिंग मेथड है और बहुत ही अच्छा मेथड है। As you have seen the pictures of Helen Parkhurst, तो डेल्टन मेथड किसने दिया था? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था। इसे हम डेल्टन प्लान भी कहते हैं। एजुकेशनल कंसेप्ट क्रिएटेड बाय द हेलन पार्कहर्स्ट, कि इसका जो डेल्टन प्लान है उसका एजुकेशनल कंसेप्ट किसने दिया था? हेलन पार्कहर्स्ट ने। हाँ जी, जी बोलिए। हम आवाज बहुत स्लो आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सभी को आवाज स्लो आ रही है कि सिर्फ शशि को आवाज स्लो आ रही है? नहीं मैम, सही आ रही है हमें तो। हमें अच्छी आ रही है। अच्छा जी, शशि आप चेक कीजिए अपना नेटवर्क। इश्यूज हो सकते हैं आपके, क्योंकि सबको क्लियर समझ आ रहा है। तो आप थोड़ा सा अपना प्लेस चेंज करके देखिए, क्या पता वहां पर आपको मेरी आवाज क्लियर आए। सो डेल्टन मेथड किसने दिया था? हेलन पार्कहर्स्ट ने। और इंट्रोड्यूस इन 1948 इन न्यूयॉर्क सिटी। और इसे इंट्रोड्यूस कब कहाँ किया गया था? 1914 में न्यूयॉर्क सिटी में। डेवलप एट द स्कूल इन डेल्टन एट द, हमारे पास एक डेल्टन के द्वारा जो सा था, ये एक स्कूल के अंदर, क्योंकि जो टीचिंग होती है, जो भी मेथड होता है, उसके लिए एक स्कूल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। तो ये जो मेथड है डेल्टन के द्वारा करवाया गया था, सॉरी हेलन के द्वारा डेल्टन मेथड दिया गया।
और ये हमारे पास डेल्टन का एक मैसेच्यूट स्कूल था, डेवलपमेंट एट द स्कूल इन द डेल्टन एट द मैसेच्यूट द यूएसए, इसका स्टेट है। आल्सो नोन एज द लेबोरेटरी प्लान, इसे हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी मेथड। आपने सुना होगा जो लैब के अंदर बच्चों को करवाया जाता है, लेबोरेटरी मेथड से बच्चों को जो सिखाया जाता है, तो इट्स आल्सो नोन एज अ लेबोरेटरी प्लान। इट्स फीचर फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट्स एंड द चॉइस ऑफ मटेरियल बाय द स्टूडेंट। इसके फीचर मीन्स क्या होता है, इसकी जो एडवांटेजेस हैं, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे फीचर भी कहते हैं। यानी कि इस जो डेल्टल प्लान है उसकी क्या खासियत है कि इसमें जो है बच्चे को पूरी फ्रीडम दी जाती है और जो बच्चा है अपनी मर्जी से मटेरियल की चॉइस करता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द लेबोरेटरी मेथड्स। इसका लाइफ स्पेन जो हमारे पास पार्क हस्ट थी, उनका जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1887 से लेकर 1973 तक हो रहे हैं। और हेलन पार्क हस्ट इज द फीमेल स्टूडेंट ऑफ द मारिया मॉन्टेसी आल्सो प्रमोट। ये जो हमारे पास हेलन थी, उन्होंने क्या किया था, जो मॉन्टेसरी थी उसको भी क्या किया था, प्रमोट किया था। शी वाज अमेरिकन, जो हेलन थी वो क्या थी, अमेरिकन थी। शी ओपन द स्कूल इन 1919। उसने, जो मैंने आपको बताया था कि मैसूटी जो एक स्टेट है, वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक ओपन स्कूल था, जो स्कूल ओपन किया था डेल्टन, जहां पर मेथड को अप्लाई किया गया था 1919 में। स्कूल्स आर कॉल्ड द चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी। तो आपके पास क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ सकता है कि जो हेलन थी, वो जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है वो किसके द्वारा प्रमोट की गई थी, किन के द्वारा दी गई थी, तो इट्स आंसर इज हेलन। ठीक है, के द्वारा जो है हमारे पास चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, आप इसको याद कर सकते हैं कि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी जो सी है वो हेलन पैकहर्स्ट के द्वारा जो सी है वो प्रमोट की गई थी। तो अब थोड़ा सा इसमें से शी प्रेजेंट द डेंटल प्लान। इन्होंने डेंटल प्लान कब किया था, 1920 में किया था। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क चिल्ड्रन कैन गो टू द नेक्स्ट क्लास विदाउट टाइम लिमिट। तो उन्होंने कहा था कि अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद बच्चे जो उनसे वो अगली क्लास में जा सकते हैं बिना किसी टाइम लिमिट के। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रहा है आप सभी को? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल आपको बताया था जो डेल्टन है उसकी बायोग्राफी के बारे में, सॉरी, जो डेल्टन मेथड जिन्होंने दिया था कुमारी हेलन के द्वारा, उनकी बायोग्राफी के बारे में कुछ डिटेल्स ही थी, और कुछ मैं अभी आपको बुक में से भी बता देती हूँ। कुमारी हेलन पार्कहिस्ट थी जो उन्होंने क्या किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर कार्य करना आरंभ किया। डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल मेंटल लेवल, और देखो हर बच्चा अपने से डिफरेंट होता है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग बच्चों को, अलग अलग मेंटल लेवल के बच्चों को क्लास में रखा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कुछ एक एक्सपीरियंस किया। कुछ बालकों को उन्होंने क्लास में पढ़ाया, और जो कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चों को तो उन्होंने क्लास में टीचिंग, जैसे एज अ क्लासरूम टीचिंग दी जाती है, पढ़ाया। तो डेल्टन मेथड की शुरुआत कैसे है वो मैं बताना चाहूंगी कि जो पार्कहर्स्ट थी, कुमारी का पूरा नाम था कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट, ने क्या किया कि कुछ बच्चों को लिया, और इनको पढ़ाने का बड़ा शौक था। इन्होंने कुछ बच्चों को लिया, अपनी क्लास में पढ़ाना शुरू किया, और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको इन्होंने कहा कि आप, जिनको इन्होंने जस्ट गाइडेंस किया और कहा कि आप खुद पढ़ो। एक टारगेट दे दिया गया कि इतनी लर्निंग करनी है आप लोगों को, मान लीजिए आपको 5 लेसन लर्न करने हैं, तो 5 लेसन इनको लर्न करने थे। मान लो इन्होंने 20 के ग्रुप दिया, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल के मान ली 20 का इन्होंने ग्रुप बनाया, तो 20 बच्चों को इन्होंने खुद पढ़ाया, और कहा कि 5 लेसन उनको कुछ समझाए। और कुछ जो 20 का नेक्स्ट ग्रुप था, उनको इन्होंने कहा कि आप जो है खुद पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको गाइड करूंगी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो जिनको ये पढ़ा रहे थे, तो उनको एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट था। तो अंडर इनकी मतलब कि कस्टडी के, मतलब इनके ही अंडर वो सारे बच्चे काम कर रहे थे, जैसे जैसे ये कहते थे वैसे वैसे करते थे, जैसे एक टीचर पढ़ाती है नॉर्मल, इनको एक टीचिंग दी जा रही थी।
और जो दूसरे बच्चे थे जिनको क्लासरूम एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, उनको कहा कि आप अपने आप पढ़ो, आपने ये टारगेट अचीव करना है, आपको ये जो 5 लेसन दिए गए इनको कंप्लीट करना है। तो कुछ टाइम बाद क्या आउटपुट आई कि देखा कि जो बच्चे मैम पढ़ा रही थी, जो हेलन पार्क्स ने क्लासरूम में जिनको टीचिंग दी थी, उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था एज रिगार्डिंग टू दैट स्टूडेंट जो फ्री पढ़ रहे थे 20 स्टूडेंट्स। तो जिनको उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी लर्निंग कर ली। क्यों करी? क्योंकि उनके पास जो एनवायरनमेंट था वो फ्री एनवायरनमेंट था, वो फ्री लर्निंग करते, उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं थी। तो उनको तो आउटपुट उन बच्चों की ज्यादा अच्छी आई, उन्होंने अच्छे से लर्निंग की और अच्छे से वो सीख पाए और जल्दी सीख पाए। तो जो हेलन है उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसे स्कूल होने चाहिए जहां पर जो बच्चे हैं उनको फ्री छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन ना हो और उनके ऊपर कोई टाइम टेबल ना हो, ना कोई स्कूल हो, ना कोई प्रॉपर बैठने का प्लेस हो कि आपको यहीं बैठ के पढ़ना है, ना कोई उनको घंटी की चिंता हो, जैसे कि मान लिया हर एक लेक्चर के पास एक बेल बजती है। तो इन सभी से फ्री होकर बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि जहां बच्चे खुद पढ़ सकें। तो डेल्टन ने इस बात पर जोर दिया था कि बच्चों को बिना किसी टाइम पीरियड के, that is what I am saying you, after completing the task children can go to the next class without the time limitation। कि बच्चों को जैसे कि अब स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि बच्चे को 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है, लेकिन जो हमारे पास पार्क है इसने जो डेल्टन मेथड दिया उसमें कहा है कि बच्चे को कोई क्लास नहीं, मतलब फर्स्ट क्लास का कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, 1 ईयर नहीं है या 2 ईयर कोर्स नहीं है। बच्चे ने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग एक सिलेबस दिख दिया जाएगा, उस सिलेबस को जितनी जल्दी कवर करेगा, जितनी जल्दी उसे कंप्लीट करेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, कोई एक डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट नहीं है। स्टूडेंट आर फ्री टू लर्न, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही लर्न करेंगे। तो यहाँ पर ना तो कोई क्लासरूम है और ना यहाँ पर कोई कह सकते हैं हम, ना कोई हमारे पास बच्चों को बैल की चिंता है कि नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो बड़ा डिफिकल्ट होगा, नो ऐसा कुछ नहीं है। ना कोई टाइम बाउंडेशन है, किसी भी तरीके का उन्हें कोई टाइम पीरियड नहीं मिलेगा, उनको टाइम टेबल नहीं मिलेगा, वो अपने हिसाब से पढ़ेंगे। उनको बस एक टारगेट दे दिया जाएगा, आपने ये टारगेट अचीव करना है। हर बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अचीव करेगा अपने टारगेट को। तो जैसे स्कूल है, टीचर है, वो स्कूल की वेट नहीं करेगा, टीचर की वेट नहीं करेगा, टीचर आएगा, टीचर जस्ट एक गाइड करेगा उन्हें। इज इट क्लियर टू एवरीवन डेल्टन मेथड? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एम्फोसिस, मतलब किस पर ज्यादा जोर दिया गया, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस पर। कि हर एक बच्चा, यहाँ पर उन्होंने बताया कि हेलन ने कहा कि भाई हर एक बच्चे के अंदर एक टैलेंट है, हर एक बच्चे का अपना एक मेंटल लेवल है। देखो भगवान ने दिमाग सबको देख लिया, यूटिलाइज करना डिपेंड करता है कि कौन उसको यूटिलाइज करता है। टीचर एक क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाता है या 40 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसी क्लास में से कुछ बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं, कुछ एवरेज है और कुछ फेलियर्स हो जाते हैं। तो क्या डिपेंड करता है, बच्चों का अपना एक लेवल है, बच्चों का अपना एक मेंटल लेवल है, वो कैसे सीख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो डेल्टन मेथड था वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि हर एक बच्चे पर इन्होंने ध्यान दिया है, क्योंकि हर बच्चे के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दिया गया, ये नहीं कि ग्रुपिज्म की भावना किया। हर एक बच्चे का अलग अलग टैलेंट है, उसको फ्री छोड़ दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करो। मैम प्लीज अपना वॉल्यूम धीरा कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ रिलायंस। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो सा है वो खुद सीख रहा है, अपने आप से सीख रहा है। वो सेल्फ रिलायंस मतलब, मान लो बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसको हमने एक टाइम पीरियड दिया है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चे के सामने क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है बहुत सारी, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो टीचर से गाइडेंस लेता है और वो खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। तो उसके अंदर कितना अपने आप को अच्छा फील होता है, उसको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मैंने खुद सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास जो सा डेल्टन मेथड है वो सेल्फ रिलायंस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है, दो चीजों पर। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, सेकंड वन इज सेल्फ रिलायंस।
फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. स्टूडेंट आर फ्री टू लर्न बिकॉज वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो पढ़ रहा है ना, तो वो फ्री है. बच्चे को पूरी आजादी दे दी जाती है. बच्चा अपने आप गलतियां करता है, उन गलतियों से सीखता भी है. तो क्योंकि और इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई रिसेस बेल नहीं है, उसको रिसेस बेल का डर नहीं है. तो एवरीबडी कैन डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ द टाइम्स, कि जो भी टाइम उसको अवेलेबल है वो उस टाइम का अपना काम कर लेता है. तो जो हमारे पास डेल्टन मेथड है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड है, एम्फेसिस करता है. नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेशन. जो बच्चे हैं आपस में मिलकर काम करते हैं तो आपस में कोऑपरेट करने की भावना आती है. हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लेकिन वो देख देख के सीख रहा है. मान लो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही तो वो टीचर के पास जाने की बजाय वो अपने जो पीयर ग्रुप है, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांग सकता है और वो हेल्प भी करेंगे. बच्चे क्या करते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चा वो अपना काम पहले कर लेगा और फिर क्या करेगा, जो वीक स्टूडेंट है उनकी वो हेल्प करेगा. नेक्स्ट वन है हमारे पास साइकोलॉजी कंसिडर्ड. साइकोलॉजी कंसिडर मतलब मैंने आपको बताया था साइकोलॉजी रिलेटेड टू द बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, कि बच्चे के व्यवहार का ध्यान रखा जाता है. तो जो डेल्टन मेथड है वो है ही ऐसा कि बच्चे की इंटरेस्ट पर, बच्चे की जो सा है बच्चे की मेंटल लेवल को देखकर ही ये बनाया गया है. बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर बनाया गया है और इसलिए ये साइकोलॉजिकल मेथड भी इसे हम कहेंगे. Now come to your book, and the third point in your book is page number 779, theory of the personal work. पर्सनल वर्क में क्या होता है कि हर बच्चा जो है अपनी फिजिक्स में, मेंटल लेवल में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं. हर बच्चा, सभी बच्चे एक दूसरे से देखने में अलग अलग होते हैं और उनका दिमाग भी अलग अलग होता है. तो हर बच्चा अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग करेगा. कोई क्या करेगा, किसी बच्चे को जो है वो काम करने में टाइम लगेगा और कोई बच्चा जो है उसी जो प्रॉब्लम में आपने दी उसको जल्दी सॉल्व कर लेगा. तो थ्योरी ऑफ पर्सनल वर्क, हर बच्चा अपना काम कर रहा है. नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ द सेल्फ एफर्ट. सेल्फ एफर्ट मतलब क्या होता है कि सेल्फ अपने खुद प्रयास करना, सब प्रयास करना. बच्चा क्या कर रहा है, खुद ही तो प्रयास कर रहा है और खुद इस प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, उसको ज्ञात कर रहा है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है. वो खुद, जब हम एक हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसे खुद ही जज करते हैं ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी छोटी है. उसको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम है, हमें ही सॉल्व करनी है. तो हमें क्या होता है, आगे से जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हमें एक लर्निंग हो जाती है कि हमें ये जो प्रॉब्लम है अगर इन फ्यूचर में कभी भी आएगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे. तो हम अपने एफर्ट से क्या करते हैं, यहाँ पर सीखते हैं. टीचर सिर्फ गाइड करेगा, लेकिन हम जितना खुद अपनी गलतियों से सीखेंगे वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगा. नेक्स्ट हमारे पास है मैथोलॉजी ऑफ द डेल्टन मेथड, कि ये नेक्स्ट पेज नंबर 780 इन योर बुक, मैथोलॉजी ऑफ द डेल्टन मेथड. बेसिकली मेथड क्या है, देखिए इसमें है सबसे पहले टेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, पाठ का ठेका. ये थोड़ा समझने वाला है कि जो डेल्टन मेथड है वो किस मैथोलॉजी पर चला है. देखिए, जो भी प्रत्येक विषय हमारे पास, उन्होंने क्या किया, डेल्टन ने क्या किया, जो हमारे पास जो मैम थी उन्होंने डेल्टन मेथड को कैसे मतलब अप्लाई किया, वो मैं बता रही हूँ. कि उन्होंने कहा कि जितने भी विषय, मान लीजिए 5 विषय हैं, 6 विषय हैं, तो जितने भी विषय बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं. तो 12 महीने से मतलब हर एक विषय को, मान लो जो मैथ्स है, एक विषय को लेके चलते हैं. उन्होंने कहा कि हर विषय को आपने क्या करना है, 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने के हिसाब से 12 भागों में बांट देंगे. मान लो मैथ्स है तो मैथ्स में हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं. तो मैंने मैथ का सिलेबस क्या किया, 12 टॉपिक में डिवाइड कर दिया बच्चों को. ठीक है, और हर एक बच्चे को कहा कि आपने जो सा है ये प्रत्येक भाग करना है, हर महीने ये एक भाग आपको कंप्लीट करना है. आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करो. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब हमने 12 टॉपिक बच्चों को दे दिए, हर एक महीने का एक टॉपिक है, तो हमने बच्चों को क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया. बच्चे को बताया कि आपके पास मैथ्स के 12 टॉपिक 12 मंथ में हमने डिवाइड कर दिए हैं, एक महीने में आपने एक टॉपिक कंप्लीट करना है. और फिर क्या होगा, जो बच्चा है ना, एक महीने का जो काम है
अपने आप कर रहा है, टीचर जस्ट गाइड कर रहा है। तो हर बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई एवरेज होता है, कोई वीक होता है। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो 1 मंथ के काम को 15 दिन में भी कर सकता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसका मेंटल लेवल तेज है, शार्प माइंडेड है वो। और एक बच्चा जो सा है, जो वीक है, वो महीना भी लगा देगा टाइम को। तो एक उसको कोई स्कूल नहीं दिया, कोई टाइम टेबल नहीं दिया, उसको बस एक वर्क दिया गया है। तो यानी कि बच्चे को यहाँ पर उन्होंने वर्क को क्या ठेके का नाम दे दिया है, कि 1 महीने का ठेका दे दिया बच्चे को। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट, यानी कि निर्दिष्ट पाठ। अब जब ठेका दे दिया तो बच्चे को क्या कहा उसने, कि जो महीने के कार्य को ठेके के रूप में किया, और निश्चित करके उसने क्या कहा कि अब ये महीने का कार्य है ना, इसको वीक में डिवाइड कर लो, 4 वीक में आप डिवाइड करके इसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मंथली दे दिया, उसके बाद उसने कहा है कि आप उसको सप्ताह के रूप में, मतलब 4 सप्ताहों के रूप में ब्रेक कर लो उस काम को। ठीक है, तो सप्ताह को किसकी संज्ञा दी गई है, सप्ताह को संज्ञा दी गई है। ठीक है, निर्दिष्ट यानी कि स्पेसिफिक टेक्स्ट की संज्ञा दी गई है, जो भी उन्होंने उसको वीक में डिवाइड किया, मंथ को ठेके का दे दिया, और जो हमारे पास वीक है, वीक को उन्होंने दे दिया स्पेसिफाइड टेक्स्ट के रूप में दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट। जो उन्होंने 4 यूनिट बनाई है ना, उनको फिर 5 भागों में बांट दिया, उसको नाम दिया इकाई। ठीक है, तो बच्चों को ऐसे काम दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो मंद बुद्धि वाला बालक है, उसकी गति जो सी है वो स्लो होगी, उसके कारण वो क्या करता है, अपने काम को टाइम भी लगा सकता है। वो जो तीव्र बुद्धि वाला है, जो जिसका जो मेंटल लेवल है वो अच्छा है, तो वो क्या करेगा, महीने से पहले उस काम को कर लेगा, महीने से काम कर लेगा, तो फिर वो अपने अगले मंथ का काम ले लेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो अपना काम जल्दी कर लेगा। तो जितनी जल्दी, मान लो 12 मंथ का काम है, उस बच्चे ने 10 मंथ में कंप्लीट कर लिया, तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसको जो भी काम दिया उसने कंप्लीट कर लिया, गिवन टाइम पीरियड से पहले ही कर लिया। तो जो हमारे पास पार्कहर्स्ट थी, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट थी, उसने कहा कि बच्चे के लिए हमने एक टाइम पीरियड नहीं रखना कि उसको 1 साल के लिए। अब बच्चे ने 8 मंथ में वो काम कर लिया है, 10th मंथ में जो गिवन काम कर लिया है, अब उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दो, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो उसको ये चीज हमारी जो सी है, किसने कही थी, हमारी कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट ने कहा था कि बच्चे का काम जितनी जल्दी हमने उससे वर्क करवाना है, वो अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग काम करेगा, और जितनी जल्दी उसका काम होगा तो उसको ओके रिपोर्ट करके उसको नेक्स्ट क्लास में हम प्रमोट कर देंगे, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट वन इज लेबोरेटरीज। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जो अलग अलग कक्षाएं होती है, हिंदी की अलग, हिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग, अलग अलग जो सी है लेबोरेटरीज होती हैं। बच्चा जो है, मैंने आपको बताया कि उन्हें 1 मंथ को क्या नाम दिया है, ठेके का नाम दिया है। तो उन्होंने कहा है कि हर बच्चा जो सा है अपने ठेके के लिए खुद जिम्मेदार है, कि अपने काम के लिए उसने खुद जिम्मेदार है। तो इसमें बच्चे की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग लेबोरेटरी में जब भी वो फ्री है वो आके काम कर सकता है, जैसे उसको टाइम की कन्वीनियंट लगती है वो उसके अकॉर्डिंग लेबोरेटरी में आएगा और काम करेगा। नेक्स्ट वन इज अ सेमिनार। तो जो सेमिनार है वो कब किए जाते हैं, कि अब देखो बच्चों को हमने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग काम दिया, हर सब्जेक्ट पे उसको काम दिया गया है। तो विभिन्न विषयों में प्रयोगशालाएं होती हैं। जो सेमिनार होंगे वो सेमिनार के होंगे, तीसरे दिन सभी एक जगह एकत्रित होंगे, और जो भी हमारे पास वहाँ पे स्पेशलिस्ट आएंगे, उनकी देख रेख में वो क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे। मान लो जो भी प्रॉब्लम है उनको समझ नहीं आ रहा, उन्होंने एक सेमिनार रखना है जरूर, 3rd डे रखा करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सारे बच्चे एकत्रित होते हैं, और जो भी उनको अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, अपनी जो कठिनाइयां आ रही है उनको लर्निंग में वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्रेस अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रोग्रेस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि उसका एक रेखा चित्र बना लिया जाता है, और जो टेक्स्ट स्पेशलिस्ट टेक्स्ट है उसका भी रेखा चित्र बना देता है, और जो यूनिट है उन तीनों की क्या करेंगे, वो एक डायग्राम के रूप में उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो दैट इज द मेथोलॉजी ऑफ द डाल्टन मेथड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am.
यस मैम। सबसे पहले क्या किया, 1 ईयर को उन्होंने मंथ में डिवाइड किया, मंथ को दे दिया ठेके का नाम, उसके बाद मंथ को किस में डिवाइड किया उन्होंने, वीक के वीक अंदर, में। वीक उसको क्या कह दिया, स्पेसिफाइड टैक्स का नाम दे दिया, और वीक को फिर किसमें डिवाइड किया उन्होंने, 5 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। यूनिट्स में। ठीक है, उसके बाद लेबोरेटरी में बच्चा जब भी जाएगा वो अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेबोरेटरी में जा सकता है और अपना काम कर सकता है। और सेमिनार होते हैं जो मतलब कि 3rd डे जो है सेमिनार होगा, उसके अंदर बच्चे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, अपनी कठिनाइयों को टीचर से डिस्कस करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अपने पीयर ग्रुप से डिस्कशन करेंगे, तो ऐसे उनकी लर्निंग होगी। और लास्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है, जो भी उन्होंने टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बनाए हैं, स्पेसिफाइड टेक्स्ट बनाए हैं, यूनिट बनाए हैं, उन सबको वो क्या करेंगे, एक जो है रिटन फॉर्म में एक रिकॉर्ड रखा जाएगा उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है Dalton method, a method of the education by which the pupil वर्क आएगा यहाँ पर एट देयर ऑन पेस, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, डेल्टन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर बच्चे जो उनसे हैं अपने पेस पर काम करते हैं। पेस पर मतलब क्या होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे उनको टाइम मिलता है वैसे वो काम करते हैं। रिसीव इंडिविजुअल हेल्प फ्रॉम द टीचर व्हेन द नेसेसरी, और वो टीचर से हेल्प लेते हैं कब, जब उनको जरूरत होती है। नो फॉर्मल क्लास, इसमें कोई क्लास नहीं होती है। स्टूडेंट डॉट टाइम टेबल, स्टूडेंट्स के पास कोई टाइम टेबल नहीं होता, उन्होंने खुद अपना टाइम टेबल ड्रॉ करते कि मैं इतने बजे ये काम करूंगी, इतने बजे ये काम करूंगा, बेसिकली मुझे टारगेट अचीव करना है। स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट देयर वर्क, बेसिकली उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने काम को कंप्लीट करना अपने अकॉर्डिंग। डेल्टन प्लान पार्ट्स, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर 3 प्लान के बारे में बात किया गया है, तो उसका आंसर होगा आपके पास डेल्टन। ठीक है, तो डेल्टन प्लान पार्ट्स क्या था हमारे पास, डेल्टन ने जो सा था जो डेल्टन मेथड है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द असाइनमेंट, सेकेंड वन इज अ लैब, थर्ड वन इज अ हाउस। असाइनमेंट क्या था, हाउ मच वर्क स्टूडेंट वांट, कि यहाँ पर अब बच्चे को इतनी भी फ्रीडम है कि बच्चे से पूछा जाएगा सबसे पहले कि आपको कितना काम दिया जाए, आप कितना काम कर सकते हो 1 महीने में, यानी कि आपको 1 महीने का कितना ठेका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मंथ के लिए ठेके का वर्ड यूज किया हुआ है। तो आपको 1 महीने का कितना काम दिया जाए, तो वो क्या हो गया, असाइनमेंट हो गया। लैब 1 टू द टीचर स्टूडेंट इंटरेक्ट लर्निंग बाय डूइंग, इसमें जो टीचर है बच्चों के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बच्चे टीचर के साथ, और लर्निंग खुद करके सीखते हैं। मैंने बताया ना, लेबोरेटरी में वो चले जाते हैं, अपना जो भी उनका सब्जेक्ट वर्क होता है वो वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। और हाउस मतलब एक जो घर होगा जहां पर भी टीचर होगा वो एज अ गाइड वर्क करेगा, एज अ इंस्ट्रक्टर काम करेगा, एज अ ट्रेनर काम करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ आ रहा है सभी को? हाँ जी मैम। Now come to the merit of the Dalton method. First one is a definite motivation required for the children. तो जो डेल्टन मेथड है इसमें बच्चों का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। बेसिकली हमने उनको टारगेट अचीव करने के लिए कहा है कि आपको ये काम करना ही करना है, तो उद्देश्य तो कोई है ही है ना, उसका एम तो कोई है ही है। जब बच्चा एम को प्राप्त कर लेता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, विदाउट कि हमने ये देखना है कि उसने पूरा 1 साल लगाया कि नहीं लगाया। अगर उस बच्चे ने 6 महीने के अंदर वो काम कर दिया, 12 महीने का, तो उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि उसका मेंटल जो है मेंटल लेवल इतना डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है द एब्सेंस ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट इफेक्ट हिज वर्क, कि मान लीजिए बच्चे की अनुपस्थिति जो सी है उसके काम पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। बस एक ये होता है कि जैसे मान लो बच्चा नहीं आ रहा, तो जब भी वो 3 डेज के अंदर सेमिनार होता है तो उसकी डिस्कशन रह जाएगी, या जो भी उसका प्रॉब्लम है वो डिस्कस नहीं कर पाएगा। अदरवाइज जब भी वो स्कूल में आएगा, क्योंकि स्कूल में एक ओपन एनवायरनमेंट होगा, वो कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, तो एक जगह तो उनके लिए बनाई जाएगी ना जहाँ पे वो पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर बच्चा अनुपस्थित भी है, कुछ दिनों से वो आ नहीं रहा, तो जब भी वो आएगा तो वहीं से वो क्या करेगा, अपने काम को दोबारा से स्टार्ट कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो उसका लॉस होता है कि टीचर नेक्स्ट लेसन आगे पढ़ाता है और वो पिछला जो है बच्चे का स्किप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टीचर तो एज अ टीचर वहां पे काम कर ही नहीं रहा, तो यहाँ पर जो बच्चा है, 1 मिनट, 1 सेकेंड,
1 मिनट होल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है emphasis on the personal guidance। तो हमारे पास यहाँ क्या होता था, जो हमारी पहले वाली शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या होता था कि जो मंद बुद्धि बालक है, जो मेंटल रिटार्डेड है, जिनका जो माइंड है वो नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं करता, उनको सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर पढ़ाना होता था। ये एक तरह से टीचर के ऊपर प्रेशर होता था कि आपको सबको इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। तो जो डेल्टन पद्धति है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे को कह दिया भाई अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग काम करो। जो इंटेलिजेंट बच्चा है उस काम को जल्दी कर लेगा, जो मेंटल रिटार्डेड है वो स्लो लर्नर है, तो स्लो लर्नर उसको और ज्यादा लेट करेगा। तो ये बच्चे की जो इंटरेस्ट है, उसके टेस्ट पर, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी योग्यताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करेगा, उस वर्क को कंप्लीट करेगा। ये इस जो सा है हमारे पास डेल्टन मेथड की खासियत है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सीलेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द चिल्ड्रन। टीचर एज अ गाइड काम कर रहा है, टीचर एज अ काउंसलर काम कर रहा है, एज अ गाइड काम कर रहा है और काउंसलर काम कर रहा है। तो एट दैट टाइम बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, बच्चों को किसी चीज का डर नहीं होता कि अगर मैं काम नहीं करके जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेगी या कुछ। तो इसमें बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो बच्चे का जो टीचर के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है कि टीचर हमें कुछ नहीं कहेगा, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो टीचर ऑलवेज बी देयर। नेक्स्ट हमारे पास है development of the programs, resourcefulness and the confidence and the self-reliance। तो जो डेल्टन मेथड है उसमें बच्चों को पका पकाया तो मिल नहीं रहा। उसको जैसे बुक होती है, बुक में से हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो टीचिंग होता है, नॉर्मल लर्निंग बच्चा कैसे करता है, एक उसके पास बुक होती है, बुक में से लर्निंग करता है। यहाँ पर तो बच्चों को टास्क दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, तो बच्चों को पका पकाया तो मिल नहीं रहा। और वो क्या कर रहा है, अपने पाठ को उसे खुद ही स्वयं पूरा करना है, उसे खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है, सब कुछ उसने खुद ही करना है, खुद ही उसे लर्निंग करनी है। तो जो भी उसको सोर्स मिल रहे हैं उन्हीं सोर्सों से उसको पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्या होगा, एक तरह से सेल्फ मतलब कि आत्म अपने आप वो प्रयास कर रहा है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो सेल्फ रिलायंस हो रहा है। जो उसके अंदर क्या कहेंगे अभी, अभिव्यक्ति की भावना आएगी। तो ये सब क्वालिटीज उसके अंदर क्या होती है, एनहांस होती हैं, बढ़ती हैं। नेक्स्ट है नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम, कि यहाँ पर कोई डिसिप्लिन प्रॉब्लम है ही नहीं है, कोई टाइम टेबल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थोड़े देर देर बाद जो घंटी बजती है क्लासरूम में, जिससे बच्चा प्रेशर में आता है कि वो अब तो मैथ्स का लेक्चर आ गया, उसका तो मैंने टेस्ट तैयार नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे को एक फ्रीडम दी गई है, पूरा एक फ्री एनवायरनमेंट दिया गया है। और जो है बच्चे टीचर के द्वारा बच्चों से यह विश्वास किया जाता है कि जो उसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं इस टास्क को कंप्लीट करूंगा, जो भी उसको तो मंथ में कंप्लीट करूंगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करेगा ही करेगा। टीचर को बच्चे पे ट्रस्ट करना पड़ता है, और जो बच्चे हैं उसको भी ट्रस्ट को क्या करते हैं, पूरा निभाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं अपने टास्क को गिवन टाइम पीरियड में। उससे पहले भी कर लेते हैं अपने, डिपेंड ऑन देयर मेंटल लेवल। नेक्स्ट वन है सिंपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ होमवर्क। जो डेल्टन पद्धति है उसमें जो है होमवर्क की प्रॉब्लम तो कोई रहती नहीं, अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लेबोरेटरी में आकर जब उनको टाइम मिलता है, लेबोरेटरी में आकर अपने टास्क करते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है, यहाँ पर होमवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, होमवर्क अपने आप ही सॉल्व हो गया, बच्चों ने खुद ही कर लिया, लेबोरेटरी में आकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट वन है डेवलपिंग अ सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हर बच्चे है ना एक टारगेट बना लेता है कि मुझे ये 1 मंथ का काम करना है। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो तो कहेगा मैं 15 दिन में कंप्लीट कर लूँ, और जो एवरेज होगा वो 20 दिन में कर लेगा, लेकिन जो स्लो लर्नर है वो पूरा महीना ही लेगा। तो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लेते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप लर्निंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चे ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, अपनी लर्निंग पावर हर बच्चे की अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार बच्चे को प्रॉब्लम नहीं समझ आती तो अपने पीयर ग्रुप की जो आपके साथ और बच्चे होते हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं। या फिर क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो 1 मंथ से पहले अपना काम कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद क्या करता है, जो स्लो लर्नर है उसकी वो हेल्प करवाता है काम को सॉल्व करने में, कि ताकि उसका काम भी क्या है जल्दी सॉल्व हो सके, हो जाए उसका काम भी। नो टेस्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। बस एक क्या होता है कि जब बच्चा काम कंप्लीट कर लेता है, टास्क कंप्लीट कर लेता है, जो उसके 3 फेसेस होते हैं, तीनों फेसेस का क्या कहते हैं एक डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाती है कि किसने कितनी जल्दी प्रोग्रेस की। दिस ऑल आर द मेरिट्स ऑफ द डेल्टन मेथड। सभी को क्लियर हुई है मेरिट्स डेल्टन मेथड की? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है demerit of the Dalton method. First one is harmful to the normal and the weak children. तो ये जो हमारे पास एक तो नॉर्मल बच्चे होते हैं, एक वीक स्टूडेंट होते हैं। वीक स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, जो हर काम के लिए टीचर पे डिपेंड रहते हैं। तो और वो क्या करते हैं, अगर उनका काम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, उसको करते ही रहते हैं। तो जो एज कंपेरेटिव जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो क्या करता है, टाइम से पहले क्या करता है, अपने काम को कंप्लीट करके दे देता है, अपने टास्क को कंप्लीट करके दे देता है। और सेकंड जो है, अगर उसको मान लीजिए टास्क नहीं भी आता तो वो क्या करता है, कॉपी करता है, कुछ बुक्स में से हेल्प लेकर एक ऐसे कॉपी कर लेगा और फिर अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो सा है हार्मफुल होता है नॉर्मल और वीक स्टूडेंट के लिए। इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो अपना मैनेज कर ही लेता है। नेक्स्ट वन है पर्सनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे सेल्फिश इस वे में हो जाते हैं कि बच्चे को ये होता है कि मैंने तो अपना काम कंप्लीट करना है। तो वो क्या करता है कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनसे पहले उसके मन में आता है कि मुझे अपना काम करना है। तो उनको ना, अगर उनसे कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले भी रहा है, वीक स्टूडेंट या एवरेज कहते हैं कि मेरी हेल्प कर दो, तो वो हेल्प नहीं करता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए, मैं अपना फटाफट कंप्लीट करूँ। तो एक तरह से सेल्फिश की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन है हमारे पास एम्फेसिस ऑन द स्पेशलाइजेशन। जो डाल्टन मेथड है ये छोटी आयु के बच्चों के लिए तो फ्रूटफुल है ही नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए है। तो एक एज ग्रुप के लिए ही ये माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फुली इंटेलेक्चुअल। देखिए, जो फुली इंटेलेक्चुअल क्या होता है, इसमें ना बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ना कोई एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम में, ना कुछ हो रहा है। बस बच्चे को एक काम दे दिया, आपने पढ़ना है, ना कोई एक्टिविटी हुई, ना बच्चे का कोई फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, जस्ट एक मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी बच्चा अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट तो इसमें हुआ ही नहीं। तो जो डेल्टन मेथड है ये जो है सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लेकर चल रही है, दैट इज मेंटल डेवलपमेंट। बाकी जो एस्पेक्ट है उनको ये क्या कर रहे हैं, टेक इट लाइटली। तो फिर ये चीज इसकी एक डीमेरिट में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मोर एम्फेसिस ऑन द रिटर्न वर्क। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, लिख लिख के काम करेंगे।
बालकों को लिखने का अभ्यास करवाया जाता है बार बार। उनको ओरल वर्क तो करवाया नहीं जाता, क्योंकि बच्चा अपने आप ही, कई हर बच्चे का ना लर्निंग करने का तरीका अलग होता है। तो बच्चे क्या करे, लिख लिख के याद तो याद कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का कोई ओरल डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ना। बच्चे बोल के तो कुछ कर ही नहीं रहे, मौखिक कार्य तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर एम्फेसिस ऑन द रिटन वर्क। ओल्ड टीचर प्रोटेस्ट। तो जो पुराने टीचर हैं वो ये नहीं चाहते, डेल्टन मेथड को तो फेवर बिल्कुल भी नहीं करते। वो चाहते कि बच्चे जो है उनके अंडर काम करें। तो ये तो एक तरह से हमारे पास जो है पुराने टीचर इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को फ्रीडम ना दीजिए। अगर फ्रीडम दी जाएगी तो बच्चे जो है अपने पथ से जो है वो भटक जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग एंड द नेसेसरी डेकोरेशन। देखिए यहाँ पर जो डेल्टन मेथड है उसमें ना सब्जेक्ट के लिए प्रयोगशालाएं भी होती हैं और मटेरियल भी होता है। तो ये हर कंट्री के लिए इस मेथड को अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मनी, इसमें जो है मनी की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो सा ये मेथड जो सा है अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक जो रिच कंट्री है वही इसको अफोर्ड कर सकती है। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सनल एजुकेशन इज नॉट द कंप्लीट। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि भी मान लो बच्चे को हमने काम दे दिया, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो अपना काम अच्छे से कर लेगा, क्योंकि वो पहले ही उसका जो मेंटल लेवल है वो स्ट्रांग है। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है वो वीक स्टूडेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द टीचर गाइडेंस। टीचर के क्लासरूम के बिना वो नहीं पढ़ सकता। तो ये एक तरह से पार्शियलिटी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा तो जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वीक स्टूडेंट तो अपने लेवल पर काम कर ही नहीं सकता, अपने लेवल पर वो पढ़ ही नहीं सकता। उसको हमेशा क्लासरूम का एनवायरनमेंट चाहिए, टीचर की उसको गाइडेंस हर टाइम चाहिए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए नहीं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट इज पॉसिबल। हर सब्जेक्ट की तो प्रयोगशाला बनाई नहीं जा सकती, मैथ्स की बनाई जा सकती है, साइंस की बनाई जा सकती है, लेकिन कविता के लिए, भाषा के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो सी है, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो प्रयोगशालाएं नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो इसके लिए अलग से हमारे पास क्या होता है, एक हमें सेमिनार करने पड़ते हैं, तो वो इतने पॉसिबल नहीं होते हैं और अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास क्या, इसकी एक डीमेरिट हो गई है। लास्ट, लैक ऑफ द ट्रेन टीचर फॉर द डेल्टन मेथड। जो डेल्टन मेथड के लिए जो टीचर हैं, योग्य कुशल अनुभवी टीचर की बहुत ज्यादा कमी है। तो ऐसे टीचर नहीं होते कि जो उनको साल का ठेका दिया गया उसमें पूरे टाइम उनको वो प्रॉपर रूप से गाइड कर सके। उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो वो ट्रेनिंग, अगर ट्रेन टीचर नहीं है तो जो हमारे पास डेल्टन मेथड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हमें इनके लिए ऐसे ट्रेन टीचर की आवश्यकता होती है जो इसको सक्सेसफुल बना सके। दैट इज ऑल द डीमेरिट्स ऑफ द डेल्टन मेथड। हाँ जी, सबको समझ आया? यस मैम। डेल्टन मेथड क्या होता है, इसका हमारे पास मेथोलॉजी क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. तो ये जो, हाँ जी, ये जो डेल्टन मेथड आज हमने किया है ना, तो आपका ये जो हमारे पास ना, मैंने अभी हम थर्ड मैथ कर